सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। अहले अरब जब शादी ब्याह करते थे ना, तो कदीम रिवाज के मुताबिक जो दावत की तकरीब होती थी उसमें जितने भी मेहमान शामिल होते थे उनकी खातिर तवाज़ो के लिए भुने हुए गोश्त के टुकड़े को रोटी के अंदर लपेट कर पेश करते थे। और अगर किसी तकरीब में घर के सरबराह को पता चलता कि उस शादी में जो शरीक अफराद हैं उनकी तादाद दावत में तैयार किए गए गोश्त के टुकड़ों की तादाद से बढ़ गई है, ज़्यादा हो सकती है, तो वो खाने के वक्त 2 रोटियां गोश्त के बगैर एक दूसरे के साथ लपेट कर अपने अहले खाना, रिश्तेदारों और जो इंतहाई जो करीबी दोस्त थे उनमें तकसीम करते थे। और जो गोश्त रोटी के अंदर लपेट कर सिर्फ बाहर से आने वाले जो अजनबी थे ना उनको पेश किया जाता था। अच्छा, एक बार एक गरीब शख्स के यहाँ शादी की तकरीब थी। उसमें शख्स ने दावत के दिन एहतियातन बग़ैर गोश्त के रोटी के अंदर रोटी लपेट कर अपने घर वालों, रिश्तेदारों और अपने जो करीबी काबिल भरोसा दोस्त हैं उनको खाने में पेश की। इसकी वजह ये होती थी ताकि जो अजनबी हैं, अजनबियों को खाने में रोटी के साथ गोश्त मिल सके और किसी भी किस्म की शर्मिंदगी से बचा जा सके। जिन्हें सिर्फ रोटी मिली थी तो उन्होंने ऐसे खाना शुरू कर दिया गोया उसमें गोश्त मौजूद है। सिवाय उसके एक इंतहाई करीब रिश्तेदार था, बहुत करीबी रिश्तेदार उसका, उसने क्या किया कि जब उसने अपनी रोटी खोली ना और जब उसमें गोश्त नहीं पाया तो उसने तो शोर मचाना शुरू कर दिया। घर के सरबराह को बुलाया और गुस्से से ऊंची आवाज़ में कहना शुरू कर दिया कि ए अब्दुल्ला के बाप, ये क्या मजाक है, ये तो रोटी गोश्त के बगैर है, मैं तो आज के दिन हरगिज़ ये नहीं खाऊंगा। अब गरीब शख्स ने ना बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, सुना और मुस्कुरा कर जवाब दिया कि अजनबियों का मुझ पर हक़ है कि मेरे दस्तरखान पर उन्हें हर हाल में गोश्त पेश किया जाए। ये लीजिए गोश्त का टुकड़ा और माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे गलती हुई, मैं आपको अपने अहले खाना में शुमार कर रहा था लेकिन आप तो अजनबी थे। अब इस कहानी से एक सबक मिलता है, वो ये कि हम अपने इर्द गिर्द मौजूद बहुत सारे लोगों पर कभी कभी बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा एतबार कर लेते हैं, उनको घर के फ़र्ज जैसा समझते हुए ये यकीन रखते हैं, ख्याल करते हैं कि ये मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े होंगे, हमारी पीठ पीछे हमारी इज़्ज़त की हिफाजत करते होंगे और हर हाल में वफ़ादारी निभाएंगे, हमारे बारे में बुरी बात सोच नहीं सकते, कह नहीं सकते, सुन नहीं सकते। लेकिन ऐन ज़रूरत के वक्त हमारे अंदाज़े अक्सर गलत साबित हो जाते हैं। और इसलिए इस बात को यकीनी बनाएं कि कौन सी रोटी कौन से बंदे को देंगे। अब सियासत की तरफ आ जाते हैं। सियासत की बात करूं तो हाँ, यहाँ पर हमारे जो रहबर हैं उनके पास बड़ा सुनहरी मौका है कि वो आवाम की खिदमत करके अपने आप को दुनिया में भी आखिरत में भी दोनों जहानों में कामयाब बना सकते हैं। क्योंकि दुनिया तो नहीं है ना, आगे आखिरत भी है। दोनों जहानों में कामयाब बनाने का कितने अच्छी इनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि ये सियासत को इबादत समझ के करें। लेकिन हमारे रहबरों की सियासत का जो मरकज़ है ना, वो मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगी, अक्सर कहती हूँ प्रोग्राम में, वो मरकज़ सिर्फ़ और सिर्फ अपना ज़ाती मुफाद। इसलिए ये सियासत तो करते हैं लेकिन पता है इबादत के लिए नहीं करते, ये सामने वाले को या कह लें जिनके सामने मुखालिफिन खड़े हैं उनको नीचा दिखाने के लिए और गिराने के लिए सियासत करते हैं। और मैं अक्सर कहती हूँ अपने प्रोग्राम में कि किसी को नीचा दिखाकर आप ऊंचे नहीं हो सकते, और जो ऊंचा होगा वो किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करेगा क्योंकि वो खुद नीचा नहीं होगा। अब ख़ुद को इक़्तिदार दिलाने के लिए पता नहीं क्या क्या बातें की जाती हैं सामने वाले के बारे में, मुखालिफिन के बारे में। और हमारे रहनुमा सियासत से तो जुड़ते हैं लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात को, अपनी आने वाली नस्लों को फ़ायदा देने के लिए, ये जानते हुए भी कि सियासत अवाम की खिदमत है, सियासत इबादत है। या बात ही ख़त्म हो जाती है ना, इबादत का लफ्ज़, इबादत। लेकिन ये जो हमारे सियासतदान करते हैं, आप इसको इबादत समझ, दिल पे हाथ रख के बताएं किस किस को लगता है इबादत कर रहे हैं। अब आप अपोजिशन को देखें, वो कैसे इदारों को टारगेट करती है और हुकूमत का इस पर मौक़िफ़ है कि जो अपोजिशन इदारों पर दबाव डालकर इदारों को तबाह करना चाहती है। अब सवाल है क्यों करना चाहती है? क्योंकि इदारों की तबाही में ही इनकी भलाई है, जिनकी करप्शन आवाम के सामने आ रही है। इसलिए इन्हें कोई गर्ज नहीं कि इदारों का इमेज ख़राब होता है, हो इदारों का इमेज ख़राब हुआ मतलब मुल्क का इमेज ख़राब हुआ, इन्हें कोई फ़िक्र ही नहीं। अगर फ़िक्र हो तो ये हरकतें करनी बंद कर देना, नहीं कर रहे बात इसका मतलब है इनको कोई फ़िक्र नहीं। और ये तो नहीं कि जानते नहीं है, ये रोटी को चोची नहीं कहते, इनको पता है कि जो बातें करते हैं इदारों के बारे में ये मुल्क का इमेज ख़राब करने वाली बात है। और मुल्क का इमेज ख़राब करना, इदारों का इमेज ख़राब करना, आवाम का नुकसान करना, इन्हें फ़िक्र है तो सिर्फ अपने
बच्चों की, अपने आने वाली नस्लों की, अपने अपने ज़ाती मुफादात की और अपने अपने मुकदमात की। अब आप देखने के पिछले कुछ अरसे से इदारों पर इल्ज़ामात की इतनी बुछाड़ की गई, जिसकी वजह से ज़ाहिरी बात है इदारों में भी एक बेचैनी की लहर पैदा हुई, लेकिन इदारों ने अपने दायरे में रहते हुए काम किया। अब जाहिर सी बात है जब इदारों को निशाना बनाया जाएगा, टारगेट किया जाएगा, बिला वजह उन पर बातें की जाएंगी, उन पर इल्ज़ामात की बुछाड़ की जाएगी, तो ऐसी सिचुएशन में इदारों के सरबराह उसका कहीं ना कहीं तो इजहार करते नज़र आएंगे ना, कहीं ना कहीं तो इजहार करेंगे। अब हाल ही में अदलिया के ख़िलाफ़ ये जो मुनज़्ज़म साजिश की गई और शख्सियात की आड़ में पूरे जुडिशरी सिस्टम को टारगेट किया गया, जानबूझ के निशाना बनाया गया। अगर मैं सियासत की बात करूँ तो सियासत में भी कोई किसी का नहीं। सियासत में आने के लिए समझने कि खून को वो कहते हैं सफ़ेद करना पड़ता है, यानी सिंपल अगर मैं बोलूँ आम अल्फाज में बेहिस होना पड़ता है। बेहिस, अपने को पीछे धकेल कर आगे आने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आजकल की सियासत को अगर देखा जाए तो साफ नज़र आता है कि कामयाब सियासत करने के लिए सिर्फ अपने मुफादात को मुकद्दम रखना चाहिए। बस आप अपना अपना उल्लू सीधा रखें, बाकी किसी की फ़िक्र ना करें। सियासत भी कह लें कि वो खेल है जहाँ कब कैसे कहाँ कोई किसको कैसे धोखा दे दे पता ही नहीं चलता। सियासत में कोई किसी पर एतमाद करने को तैयार नहीं है, एतबार करने को तैयार नहीं है, ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। अब इसकी एक एग्जाम्पल, ताज़ा तरीन मिसाल, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मिसाल देखें। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कभी एक होती हुई नज़र आती हैं ऐसे, और फिर लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से, यानी एतमाद नहीं है, एतबार नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, इन दोनों जमातों में दरार पड़ जाती है। यानी दोनों बड़ी जमातें बज़ाहिर एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने की कस्में खाती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे के हवाले से बहुत ज़्यादा ये सोचती हैं कि कहीं धोखा ना मिल जाए, बड़ी कॉन्शियस रहती हैं कि सामने वाला मुझे धोखा ना दे दे। सियासी बहन भाई के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन सियासी बहन भाई के नारे लगाने वाले कैसे एक दूसरे से बेजार हुए, ये ताज़ा मामला सबके सामने है। यानी कहने का सीधा मकसद ये, मतलब ये कि सियासत में भी कोई किसी के लिए काबिल भरोसा नहीं होता। कल के दोस्त आज के दुश्मन और आज के दोस्त कल के दुश्मन, सिंपल। अब सियासत में किसी के बारे में ये राय नहीं दी जा सकती कि जी ये बंदा जो है ये काबिल भरोसा है मेरे लिए। अक्सर औकात वही लोग धोखा देते हैं जो सबसे ज़्यादा काबिल भरोसा होते हैं। अच्छा, मैं अक्सर कहती हूँ कि जो आपके करीब बैठा होता है तो अपनी टांग आगे करके आपको गिरा सकता है, जो दूर बैठा होगा उसकी टांग आगे नहीं आएगी, अगर करने की कोशिश करेगा तो अपनी टांग में दर्द होगा, आपको नहीं गिरा सकता। तो अक्सर करीबी लोग आपको टांग आगे करके गिरा सकते हैं, दूर वाला शायद ना गिरा सके। अब इसी तरह सियासत में एक और चीज़ भी देखने को मिलती है, और वो क्या कि जी किसी से ये उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि जी फ़लाँ शख्स या फ़लाँ जमात, फ़लाँ कोई सियासी शख्सियत आपका साथ देगी। और अब अगर हुकूमत और अपोजिशन की मैं बात करूँ तो ये कैसे मुमकिन है कि दोनों एक दूसरे पर एतमाद करने को तैयार हों। EVM मशीन का मामला, नैब ऑर्डिनेंस से मुतालिक कवानीन, अपोजिशन ने हुकूमत को हर मामले में शक की नज़र से देखा। अपोजिशन ये ख्याल करती कि जी हुकूमत उसको दबाने के लिए अगले इंतखाबात में धांधली की तैयारी कर रही है। हुकूमत अपोजिशन का अगले इंतखाबात में रास्ता रोकने के लिए EVM मशीन लाना चाहती है। और इसी तरह अपोजिशन ये भी समझती है कि हुकूमत अपोजिशन को वो कॉर्नर करना होता है, मैं अक्सर कहती हूँ खुड्डे लाइन लगाने के लिए इंतकामी कार्रवाइयों का सहारा ले रही है और इदारों पर अपना दबाव डालकर उनको अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही है। और अब यही वजह है ना कि जो अपोजिशन इदारों पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाती, मतलब छोटे मोटे इल्ज़ाम नहीं, संगीन इल्ज़ामात, अपोजिशन इदारों को हुकूमत का सहूलतकार करार देती है। कभी अपोजिशन नैब पर चढ़ दौड़ती है, कभी अदलिया और कौमी सलामती के इदारों पर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आती है। अदलिया के मुअज़्ज़िज़ जजेस, उनकी वीडियोस, उनकी ऑडियो लीक होने का सिलसिला जारी है। हुकूमत हमेशा की तरह फिर अपने इदारों के दिफा में आके खड़ी हो गई ताकि दुश्मन को वार का मौका ना मिल सके। आजकल आप देख लें फिर अदलिया के ख़िलाफ़ ये जो मुनज़्ज़म अंदाज में मुहिम चलाई जा रही है, इसके बावजूद आला अदलिया के जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं उफ तक नहीं कर रहे, शिकवा ज़रूर कर रहे, और इतना तो हक़ है ना उनका कि वो शिकवा तो कर सकें। अब यही वजह कि चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद साहब तनकीद करने वालों को एक पैगाम दे रहे हैं कि ये कहना गलत है कि अदालत आज़ाद नहीं है। ज़रा सुनिएगा, क्लिप चलाइएगा। अच्छा, सुना आपने चीफ़ जस्टिस साहब को, चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब क्या कहते हैं कि जी हमने किसी इदारे का दबाव नहीं लिया, ये कहना गलत है कि अदालत आज़ाद नहीं है, हम किसी के दबाव में आकर काम नहीं कर रहे। अच्छा, चीफ़ जस्टिस साहब अफवाहें, झूठी खबरें फैलाने वालों को बाकायदा तंबी कर रहे हैं कि लोगों में गलत बातें ना फैलाई जाएँ। सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम जजेज़ हैं वो मेहनत के साथ काम कर रहे हैं
और उन्होंने कहा कि जी हाई कोर्ट के जो जजेज़ हैं वो भी मेहनत के साथ लोगों को इंसाफ फराहम कर रहे हैं और इन जज साहिबान ने कभी भी किसी के कहने पर कोई भी फैसला कभी नहीं सुनाया। अब किसी ने हमारे काम में मुदाखलत नहीं की, लोगों में गलत फहमियाँ पैदा ना करें, गलत बातें ना फैलाएं, इदारों पर लोगों का भरोसा ना उठाएं। हम हर फैसला करने के लिए आज़ाद हैं। लोग फैसलों को सही और गलत कहते हैं, ये सबकी अपनी राय है, हर एक को अपनी राय का इख्तियार है, हक है। हम किसी गैर जमहूरी सेटअप को कबूल नहीं करेंगे। अच्छा, चीफ जस्टिस अपने हवाले से बात कर रहे थे और क्या उन्होंने फरमाया कि जी ना किसी को ये जुर्रत हुई कि वो मेरे फ़ैसलों पर असरअंदाज हो, ना किसी की इतनी हिम्मत हुई कि मुझे डिक्टेट करा सके, ना मुझे किसी ने डिक्टेट किया, ना मैंने किसी डिक्टेशन का अपने ऊपर कोई असर लिया। मैंने हमेशा आज़ादाना फ़ैसले किए और आगे भी फ़ैसले आज़ाद हैसियत से ही किए जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, चीफ जस्टिस ने अदलिया का इमेज ख़राब करने के लिए अदलिया को बदनाम करने वालों को भी मुखातिब किया और ख़ुसूसी तौर पर उन्होंने सीनियर वकील अली अहमद कुर्द का भी नाम लेते हुए कहा कि अगर उन्होंने मेरी अदालत के बारे में कोई बात की है तो मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब की एक बात कहते हैं ना कि दिल पर लगती है, क्योंकि उन्होंने हकीकत से पर्दा उठाया है और चीफ जस्टिस साहब की बात भी मेरे ख्याल से 100% दुरुस्त है कि अदालतों के जो मौजूद जज हैं वो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और बड़े मुश्किल से मुश्किल केसेस के फ़ैसले अदालत ने मेरिट पर दिए हैं। पनामा पेपर्स, इमरान खान साहब की नाअहली का केस यकीनी तौर पे आला अदलिया का एक बड़ा इम्तिहान था, लेकिन अदलिया ने हर किस्म के दबाव को मुस्तरद करते हुए अपनी समझ बूझ के साथ कानून के मुताबिक फ़ैसले किए। लेकिन अदालतों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करने वाले अब भी अपने प्रोपेगेंडा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब एक बार फिर साकिब निसार साहब पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और अब उनसे मुतालिक एक जो ऑडियो लीक की गई है, जिसके बाद से अपोजिशन ने फिर से जो तनकीद है उसकी तलवार उठाई हुई है और अदालतों के ख़िलाफ़ ये तनकीद की तलवार उठाई हुई है और हुकूमत अपने इदारों पर होने वाली तनकीद है उसका भरपूर अंदाज में दिफा करती हुई अभी नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। अच्छा, हसान खावर साहब का क्लिप होगा, एक टीम ज़रा चलाइएगा। अरे सुना आपने हसान खावर साहब को, साकिब निसार साहब की जो एक मुबैना ऑडियो लीक होने का मामला हुआ है उस पर साकिब निसार साहब ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने ख़ुद से मंसूब जो सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो क्लिप है उसकी तरदीद की है और उनका ये कहना है कि जी ये मन घड़त ऑडियो मुझसे मंसूब की गई है, जो मैंने भी सुनी है। इस तरह की चीज़ें सामने लाई जा रही हैं, ये आवाज़ मेरी नहीं है, कभी किसी को इस हवाले से हिदायत नहीं दी हैं। अच्छा, जब साकिब निसार साहब से सवाल किया गया कि क्या ऑडियो के मामले पर कोई कानूनी नोटिस भेजेंगे, तो उस पर साबिक चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि सोच रहा हूँ कि क्या कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह मेरा गवाह है, जानबूझकर ऐसी बातें फैलाकर उनके इमेज को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये हसान खावर साहब को आपने सुना, वो क्या कह रहे हैं कि कौन इदारों की तस्दीक कर रहे हैं ये सबको अच्छे से मालूम है और ये कह रहे हैं जी नून लीग कहती थी कि डॉन लीग्स का ड्रामा रचाया गया, बताया जाए ये ड्रामा किसने रचाया था। अच्छा, इन्होंने नून लीग की जानिब बाकायदा इशारा करते हुए कहा, कहना चाह रहे हैं कि अगर डॉन लीग साजिश थी तो फिर ये ड्रामा किसने रचाया, इदारों की तस्दीक करने की साजिश किसकी थी, जाली वीडियोस और ऑडियोज़ किसने लीक की। नून लीग वालों को कोई कानून पसंद आता है और ना किसी इदारे का कोई सरबरा पसंद आता है, लेकिन जब नून लीग हुकूमत में होती है तो ये लोग कानून का इस्तेमाल धमकियों के लिए करते हैं। अगर आज कानून का पहिया हरकत में है तो नून लीग शोर मचा रही है। अब नाज़रीन, ये हसान खावर साहब के अपोजिशन के हवाले से सवाल थे, यानी हुकूमत सीधा सीधा कहना चाहती है कि अपोजिशन सिर्फ अपने मुकदमात का खात्मा चाहती है और जब तक उनके मुकदमात ख़त्म नहीं होते हैं नून लीग इदारों को इसी तरह निशाना बनाती चली आएगी, टारगेट करती चली जाएगी। और हुकूमत की बात में देखा जाए तो वज़न भी है। शायद का खाना बाजी साहब का ज़रा क्लिप होगा, चलाइएगा, जिसमें वो दोबारा खुल कर बात कर रहे हैं, एक बार फिर अदलिया पर बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा रहे हैं। चलाइएगा ज़रा क्लिप। जी सुना आपने, ये बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं अदलिया पर कि जी अदल का निज़ाम भी उस वक्त इलेक्शन चोरी करने में मुलव्विस था। अब हुकूमती तर्जुमान कहते हैं कि शख्सियात की हद तक तो मामला ठीक था, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि शख्सियात को बाकायदा बुनियाद बनाकर ना नून लीग पूरे अदालती निज़ाम को आवाम की नज़रों में मशकूक बना रही है। अब नून लीग साकिब निसार साहब पर इल्ज़ामात लगा रही है कि उन्होंने इलेक्शन चोरी करने में मदद की है, वोट के तकद्दुस को पामाल की है, यानी वोट को इज़्ज़त नहीं मिली है। अब अगर देखा जाए तो ये जो बासी साहब ने इस पर बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं, लेकिन अब हुकूमत इनसे एक सवाल पूछ रही है कि अगर इंतखाबी इस्लाहात वक्त पर हो जाती तो आज नून लीग अदालतों को अपनी हार का ज़िम्मेदार ना ठहरा रही होती। लेकिन अपोजिशन तो अब भी ईवीएम मशीन पर हुकूमत को शक की नज़र से देख रही है। एहसन इकबाल साहब का क्लिप होगा, ज़रा वो भी चला दीजिए। एहसन इकबाल साहब कहना चाहते हैं इदारों से मिलकर वोट चोरी करने का बाकायदा प्लान बनाया जा रहा है और मनसूबा बनाया जा रहा है। फ़ारूक हबीब साहब कुछ फरमा रहे हैं, ज़रा उनका भी क्लिप चला दीजिएगा।
अच्छा फारूक, क्या कह रहे हैं कि नून लीग को निज़ाम ही ऐसा पसंद है जहाँ पर ठप्पा माफिया उनकी मर्जी से ठप्पे लगाता रहे और उन्हें जिताता रहे। अच्छा, वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर भी कुछ कह रहे हैं, ज़रा उनका भी क्लिप चला दीजिएगा। अच्छा सुना आपने, गुलाम सरवर साहब को कह रहे हैं जी हमने इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन की हर शिकायत दूर करने के लिए उन्हें मुज़ाकरात की ऑफ़र दी, लेकिन उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी और उन्होंने एक मनफी रवैया जो है वो अपनाया। अब अगर देखा जाए नाज़रीन तो मनफी खबरें चल रही हैं, लेकिन एक मस्बत खबर भी सामने आई है, ज़रा क्लिप चलाइएगा। जी सुना आपने शौकत तरीन साहब को, जहाँ हुकूमत को अपोजिशन के बाकायदा दबाव का सामना करना पड़ा है, वहीं पे शौकत तरीन साहब एक ब्रेक थ्रू की खबर दे रहे हैं और इनके बकौल IMF और हुकूमत के दरमियान जो तमाम मामलात हैं वो तय पा गए हैं, मुआहदा हो गया है और IMF पाकिस्तान को $1 बिलियन कर्ज देगा। लेकिन सवाल अभी भी एक है, महंगाई, कि क्या इससे महंगाई से जान छूटेगी अवाम की। अच्छा, वज़ीर ख़जाना साहब ने आज भी अवाम को ज़्यादा सब्सिडी देने की बात की, लेकिन जिस तरह हमारे रहबर एक दूसरे को शक की रख रहे हैं, वैसे अवाम बढ़ती हुई महंगाई की वजह से हुकूमत को शक की नज़र से देखती चली आ रही है और हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में कामयाब होती है या फिर नहीं होती, ये बड़ा सवाल। मेरे ख्याल से सब्सिडी जैसे जो आर्जी हल है ना, उससे बाहर निकलना होगा और महंगाई और जो सियासी मामलात हैं उनका मुस्तकिल हल निकालना होगा, वरना जो आर्जी हल निकालने का सिलसिला चल रहा है ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत और IMF के दरमियान जो मुआहदा है वो तय पा गया है। दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान गुज़िश्ता कई महीनों से इस प्रोग्राम की बहाली के लिए आपको पता है कि मुज़ाकरात हो रहे थे। IMF की जानिब से जारी किए जाने वाले एलामिया के मुताबिक अब इस मुआहदे को IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा, जिसके बाद IMF की जानिब से पाकिस्तान को किस्त जारी कर दी जाएगी। अच्छा, आज मुशीर ख़जाना साहब ने IMF से मुआहदा तय पाने का ऐलान करते हुए कहा कि जो मुआहदा है उसके तहत $1 अरब मिलेंगे। $1 अरब। इस सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर तज़कियाकार हैं हमारे माशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, IMF से मुआहदा तय पाने के बाद पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे और IMF ने पेट्रोलियम लेवी में माहाना ₹4 इजाफा समेत जो GST उस पर इस्तिस्ना भी ख़त्म करने का कहा है। अब अवाम बड़ी कंफ्यूज है डॉक्टर साहब, ज़रा अवाम को समझाइएगा, तसल्ली दीजिएगा, हौसला दीजिएगा, या जो हकीकत है वही बताइएगा। अवाम ये सवाल कर रही है कि क्या किस्त जारी होने के बाद महंगाई में मज़ीद इजाफा एक्सपेक्ट करें वो? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी एलानिया हमारे सामने आया है और ये एलानिया IMF से निकलवाने के लिए हमें 3 बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी। अभी आपको याद होगा कि $1.70 फी यूनिट बिजली का रेट जो है वो बढ़ाया गया। स्टेट बैंक ने कोई 1.5% अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाया और पेट्रोल के ऊपर तकरीबन ₹4 पेट्रोलियम लेवी इजाफी टैक्स की मद में आयद किया गया। तो ये 3 बड़ी कुर्बानियां देने के बाद अब ये एलानिया सामने आया है। देखिए, अभी वो पैसों की जो आप बात कर रही हैं कि हमें $1 बिलियन मिल जाएगा, वो बात है बोर्ड मीटिंग के बाद की। अभी बोर्ड मीटिंग और आज के दरमियान में तकरीबन आप समझिए कि महीने से ज़्यादा का अरसा, हम नवंबर में बैठे हैं और जनवरी की किसी तारीख को, शायद 12 तारीख को मतवक्के है कि IMF की बोर्ड की मीटिंग होगी। अब आज और जनवरी 12 के दरमियान में हमें बहुत सारी और चीज़ें भी करनी है। आप देखिएगा कि इंटरेस्ट रेट मज़ीद बढ़ाना पड़ेगा, बिजली का रेट मज़ीद बढ़ाने पड़ेंगे और जैसे शौकत तरीन साहब ने आज फरमाया कि ₹4 फी लीटर पेट्रोल डीजल के ऊपर पेट्रोलियम लेवी की मद में इजाफी टैक्स लगाया जाएगा और वो मजबूरी तौर पे जो कानून इजाज़त देता है हुकूमत को, वो ₹30 फी लीटर तक उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ें होंगी। फिर 2 कवानीन हैं जो नेशनल असेंबली से पास करवाने होंगे। एक तो आप देखिएगा कि अगले कुछ हफ्तों में एक मिनी बजट का ऐलान करना जरूरी होगा जिसमें वो टैक्स की एग्जम्पशन जो है खत्म किया जाए। तो फाइनेंस का बिल एक पास करवाना होगा नेशनल असेंबली से और फिर एक स्टेट बैंक के हवाले से एक आज़ादी और खुद मुख्तारी का बिल है स्टेट बैंक का, वो भी नेशनल असेंबली से पास करवाना होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी, ये आज और जनवरी की 12 तारीख के दरमियान हमने करके दिखानी और उसके बाद फिर ये बोर्ड के पास मामला जाएगा। फिर बोर्ड ये फैसला करेगा कि $1 बिलियन देना है या नहीं देना। ठीक है।
ठीक है। अरे डॉक्टर साहब, शौकत तरीन साहब कहते हैं कि जी IMF ने ये भी कहा है कि जो बैरूनी अकाउंट पर दबाव है, इसलिए स्टेट बैंक को वक्त पर इकदाम करने चाहिए। तो ये जो वक्त पर इकदाम हैं, वो क्या इकदाम हो सकते हैं जिनका मुतालिबा IMF कर रहे हैं? देखिए, स्टेट बैंक के पास सिर्फ दो किस्म की पॉलिसी मेकिंग करता है वो, या तो वो शरह सूद के बारे में फैसला करता है कि बढ़ाना है, कम करना है, और या फिर जिसको हम मनी सप्लाई कहते हैं, कितने नोट छापने हैं या कितने नहीं छापने। ये दो सबसे बड़े काम होते हैं। ठीक है। और अमूमन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है, जो स्टेट बैंक का मकसद है, मैं समझता हूँ एक मकसद उसका ये है कि किसी तरह से महंगाई को कंट्रोल में लाया जाए। दूसरा मकसद उसका ये है कि रुपया की वैल्यू इतनी तेजी से डॉलर के सामने गिर रही है, उसको किसी तरह सहारा दिया जाए, संभाला दिया जाए। तो इन दो मकासद में कि स्टेट बैंक एक मकसद में कामयाब हो जाएगा, कुछ सहारा, कुछ संभाला, रुपए की वैल्यू तो जरूर मिलेगा, लेकिन महंगाई में कंट्रोल जो है ये शरत बढ़ाने से नहीं हो सकेगा। उसमें स्टेट बैंक जो है वो कामयाब नहीं होगा। ठीक है। आज डॉक्टर साहब, ये IMF ने जो इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग को बेहतर बनाने और दहशतगर्दी की माली मुआवनती निज़ाम से निमटने में जो पाकिस्तान की पेशरफ्त है, उसका एतराफ़ किया है, इस पर मैं आपका कमेंट चाहूँगी। जी, मेरा ख्याल है कि 4 तारीफ़ें भी की गई हैं जो आज का एलानिया मैंने देखा है। उसमें एक तो वो नेशनल सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री कहलाती है, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड से तकरीबन 87% आबादी का वो एक सर्वे करते हैं। वो उसको सराहा है कि वो बड़ा अच्छा काम किया है। नेपरा का एक्ट जो है उसको लागू किया है, उसकी भी तारीफ की गई है। और जैसे आपने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग और कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग फॉर टेररिज्म जो FATF की कंडीशंस आती हैं, उसको भी सराहा गया है कि उसमें पाकिस्तान ने काफ़ी काम किया है। और IPPs को भी पेमेंट की है, वो उसका ऐलान भी कर दिया गया है हुकूमत की तरफ से। तो ये 4 बड़ी जो हैं कामयाबियां समझ लीजिए, जो तारीफें समझ लीजिए, ये ज़रूर IMF ने पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से की। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो IMF का एक और मुतालिबा सामने आया है कि जी जो मुल्क के तजारती खसारे को ख़त्म करने के लिए तवील मुद्दती इस्लाहात की बहुत ज़रूरत है, और तजारती खसारे को ख़त्म करने के लिए अब तक जो PTI हुकूमत ने इक़दाम किए हैं, इक़दाम लिए हैं, आप की क्या राय है, एक न्यूट्रल राय के आप मुतमईन हैं, अवाम मुतमईन है इन इक़दाम से? देखिए, 2 बड़े चैलेंजेस हैं। एक अंदरूनी सेक्टर में महंगाई, 90% पाकिस्तानी इस वक्त कह रहे हैं कि उनका जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज है वो महंगाई का है। ये अंदरूनी सेक्टर की बात है। और आपने जिस चीज़ का जिक्र किया वो बैरूनी सेक्टर है कि तिजारती खसारा जो है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब मैंने ज़ाती तौर पे पिछले 70-74 सालों की जो माशी तारीख है पाकिस्तान में, मैंने उसमें महीना ऐसा नहीं देखा कोई जिसमें $6.5 अरब की हम इंपोर्ट कर लें और 2-2.5 अरब से एक्सपोर्ट जो है वो ऊपर नहीं जा रही। तो इंपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ी है, और एक्सपोर्ट का लेवल आप समझिए कि जो सन 2013 में हमने अचीव किया था, तकरीबन उसी लेवल पे आज चल रहे हैं। लेकिन जश्न मनाया जा रहा है कि हम 31 अरब पे पहुंच गए हैं, जो हमने 2013 में एक्चुअली वो वाला लिमिट जो है वो वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। हुकूमत की जो इक़दाम हैं, मैं नहीं समझता हूँ हुकूमत फोकस करे बैठी है कि इंपोर्ट का बिल किस तरह कम करना है। मैं नहीं समझता हूँ कि हुकूमत का फोकस इंपोर्ट्स के ऊपर होना चाहिए, बिकॉज हमारी बहुत सारी इंपोर्ट्स जो हैं वो ज़रूरी अशिया की इंपोर्ट्स। देखिए, तकरीबन $20 बिलियन का हम तेल इंपोर्ट करते हैं। अगर तेल इंपोर्ट नहीं होगा तो आप सूर्य नहीं पहुँच पाएंगी, दफ्तर नहीं पहुँच पाऊँगा। फिर कोई $2-3 बिलियन का कोयला इंपोर्ट होता है जिससे हमारे पावर प्लांट्स चलते हैं। फिर $2-3 बिलियन की LNG इंपोर्ट होती है, और उससे हमारे गैस की ज़रूरियात पूरी होती हैं, हम वो पावर प्लांट्स में भी लगाते हैं। मेरे नज़दीक फोकस होना चाहिए कि एक्सपोर्ट को किस तरह बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि तिजारती खसारा कम करना है। इंपोर्ट कम करके इंपोर्ट कम नहीं हो पाएंगी, हुकूमत उसके ऊपर फोकस करती रहती है, और मेरा खदशा है कि नाकामयाब रहेगी। ठीक है। अच्छा, आपने गैस का जिक्र किया, तो ये गैस का बहरान है, आप क्या समझते हैं इसकी बड़ी वजह क्या है? इतना बड़ा बहरान क्यों पैदा हो गया? देखिए, बहुत ही बुनियादी नुक्ता ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो गैस की डिमांड है वो उसका तखमीना है तकरीबन 5 से 6 बिलियन क्यूबिक फुट पर डे। ये हम लोग चाहते हैं, इतनी हमारी ज़रूरियात। और पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान जो है वो $3 बिलियन क्यूबिक फुट से ज़्यादा गैस प्रोड्यूस नहीं कर रहा।
तो 2 बिलियन क्यूबिक फुट का रोजाना की बुनियाद में एक खसारा है, ये एक हकीकत है। अब जब मुझसे ये पूछा जाता है, वजीर साहब से पूछा जाता है कि ये 2 बिलियन क्यूबिक फुट की जो खसारा है इसको आप कैसे पूरा करेंगे, उसका जवाब आगे से ये आता है कि जी मेरे साथ टेलीविजन पे डिबेट। देखिए, डिबेट में कहता हूं कि वो हर डिबेट जीत जाएंगे, लेकिन डिबेट जीतने के नतीजे में ये खसारा जो है 2 बिलियन का, ये पूरा नहीं हो पाएगा। तो हुकूमत फोकस नहीं कर पाई, उस बर वक्त जो है गैस जो LNG हम खरीदते हैं वो नहीं खरीद पाई, पिछले 3 साल से कोई नया टर्मिनल नहीं लगा पाए, और फिर आप अंदाजा कीजिए कि इस मुल्क में तकरीबन 2 से $2.5 बिलियन की सालाना गैस जो है वो चोरी हो जाती है। उस चोरी के ऊपर कोई रोकथाम नहीं कर पाए। तो बहुत सारी चीज़ें जो हुकूमत के कंट्रोल में थी वो हुकूमत ने नहीं की। अब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो हैं आलमी कीमतें। अब आलमी कीमतें बड़ी तेज़ी से बढ़ी हैं, सारी एनर्जी की कीमतें बड़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। तो वो तो दुरुस्त है, उस सिक्के का वो वाला रुख के आलमी कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन अंदरूनी मुल्क जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में थी वो भी हमने नहीं। ठीक है, यानी ये कंक्लूड किया जा सकता है डॉक्टर साहब कि जो बहरान पैदा हुआ है इससे बचने के लिए हुकूमत को पहले से कुछ इक़दाम करने चाहिए थे, पहले से होमवर्क करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई। जी बिल्कुल, ये दुरुस्त है। आई थिंक हुकूमत का बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो सियासत के ऊपर रहता है, वो अपने सियासी हरीफ जो हैं वो नीचे दिखाना किस तरह है उनकी उसके ऊपर रहता है। फिर अभी पिछले कई माह से तो वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो तकरीबन हुकूमत का सारा फोकस जो है वो लिए बैठे हैं। तो जो माशी मामले हैं उनके ऊपर मैं समझता हूँ कि किसी किस्म की कोई पॉलिसी बन के सामने नहीं आ रही। तो हुकूमत की तकरीबन सारी की सारी तरजीहात जो हैं वो सियासी हैं, और 22 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं उनको वो कह रहे हैं कि जी हमें माशी प्रॉब्लम्स हैं। तो हुकूमत का फोकस सियासत पे है, 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मफाद जो है वो मईशत के अंदर। तो वोट बैंक तो स्ट्रॉन्ग होगा जब आप आवाम के मसाइल हल करेंगे, जो माशी मसाइल पैदा हो रहे हैं जिसमें आवाम घिरी हुई है, परेशान है, उनका जब तक हल मुमकिन नहीं होगा तब तक कोई वोट बैंक अपना मजबूत नहीं कर सकता। देखिए, माशी महाज पे मैं महसूस कर रहा हूँ कि पिछले 2.5-3 सालों से हम हर किस्म के कुर्बानी के बकरे सामने लाते हैं। अगर चीनी महंगी हो रही है तो माफिया की गलती है, ये नहीं कह सकते कि जी हमारी पॉलिसी में फुकदान है। अगर माफिया को तितर बितर करना है तो आप पॉलिसी इस्तेमाल करें हुकूमत की और माफिया को भगा दें। इसी तरह आजकल एक फेवरेट बकरा बना हुआ। बिल्कुल। और वैसे डॉक्टर साहब, जैसे माफिया है, माफिया का जिक्र किया था, तो माफिया को हैंडल पे तो हुकूमत ने करना है ना। हुकूमत ने हिकमत अमली बनानी, कोई स्ट्रैटेजी बनानी कि कैसे इनको कंट्रोल किया जाए, कैसे इसको हैंडल किया जाए। वो अपोजिशन तो नहीं करेगी ना। आपका लास्ट कमेंट। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। ये एक बड़े कन्वीनियंट किस्म के वो कुर्बानी के बकरे बन जाते हैं कि जी माफिया जो है वो कीमतें बढ़ा देती है तो हम क्या कर सकते हैं, IMF के कहने से हम बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। ये रियली असल मसला जो है वो पॉलिसी का फुकदान है। जब आपके पास पॉलिसी नहीं है कोई तो फिर आप ये कुर्बानी के बकरे ढूंढते हैं और सारे इल्जाम जो हैं उनके ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। अब पॉलिसी क्यों नहीं है? पॉलिसी का या निकलता है जब आपके पास कोई टीम एग्जिस्ट करती हो, क्योंकि टीम बैठ के पॉलिसी बनाती है। अब पिछले 40 महीनों में आपने देखा कि टेक्निकली मेरा ख्याल है कि 5 वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो तब्दील हो चुके हैं। तो 8, 10, 11 महीने का एक औसतन पीरियड मिल रहा है एक वज़ीर ख़ज़ाना को। तो वो माहौल नहीं है कि वो उसमें पॉलिसी बना पाएगा। एक वक्त ऐसा भी हमने देखा है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों के पास ना कोई वज़ीर ख़ज़ाना था, ना कोई मुशीर ख़ज़ाना था। फिर वो बहुत जल्दी से मुशीर ख़ज़ाना साहब का नोटिफिकेशन करना पड़ा। तो पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती है, और पॉलिसी नहीं है क्योंकि टीम एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। बात करेंगे भारत की। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे भारत की, जो एक बार फिर से बुखलाहट का शिकार है। और भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो भारत को दहशतगर्दी के ज़रिए गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है।
उनका कहना था कि हमने मगरबी सरहद पर अपने पड़ोसी को वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर उसने अपनी हदूद पार की तो हम सिर्फ मज़ामत नहीं करेंगे बल्कि उसकी हदूद में सर्जिकल स्ट्राइक के साथ फ़ज़ाई हमले भी करेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा का पाकिस्तान को धमकी देने का इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज़ बयान मुस्तरद किया और तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय बयानात का मकसद आलमी बरादरी की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से हटाना है। जबकि दूसरी जानिब सिखों के खालिस्तान रेफरेंडम से दबाव का शिकार मोदी सरकार को भारतीय किसानों के लिए मुतनाज़ कवानीन भी वापस लेने पड़ गए हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में खालिस्तान के रेफरेंडम में बड़ी तादाद में सिखों के हिस्सा लेने की इतला दी गई थी। सिखों के अलहदा वतन की तहरीक में हिस्सा लेने पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुतनाज़ कवानीन वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। याद रहे कि भारतीय किसान तवील अरसे से मुतनाज़ कवानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, लेकिन मोदी सरकार हट दिखा रही थी और दिखाई चले जा रही थी। इस सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मौजूद मेहमान, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, भारत इश्तियाल अंगेज़ बयान देने से बाज ही नहीं आ रहा है, बयान पे बयान दिए चला जा रहा है। अभी भारतीय वज़ीर दिफा की पाकिस्तानी हदूद में सर्जिकल स्ट्राइक के साथ फ़िज़ाई हमले करने की धमकी पर आपका मैं मौक़िफ़ चाहूँगी, क्या कहेंगे आप? ये दोबारा से बुखलाहट का शिकार हो गए हैं या ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं तो काफ़ी अर्से से ये कह रहा था कि उनको जिस किस्म के ज़ख़म लगे हैं पाकिस्तान से और चीन से और उसके बाद फिर वो हलीफ है अमेरिका का, तो वो आराम से उसको ये चीज़ हज़म तो नहीं हो सकती। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर कोई उसको कोशिश करेगा कि उसको बैलेंस आउट करे, लेकिन इम्कान इस बात का है कि वो बैलेंस आउट करते करते पहले वाला इम्बैलेंस है उससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अभी वो देखें इम्बैलेंस जो उसका इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उनको वो एक्सटर्नलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वरना सारी दुनिया जानती है कि फार्मर्स के साथ क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, मेनलैंड मुसलमानों के साथ वो क्या कर रहे हैं, क्रिश्चियन के साथ क्या कर रहे हैं, सदियों से जो बसे हुए लोग हैं उनको वहाँ से उखाड़ रहे हैं। तो जो कुछ उनकी अपनी पॉलिसियाँ हैं, जो उनका रिएक्शन है इंटरनल, उसको एक्सटर्नलाइज करने की कोशिश कर रहा है। अब वो चूँकि वज़ीर दिफा का बयान है तो ज़रा मैं भी उनको बता दूँ एक बात कि ये सिर्फ आपकी मर्ज़ी नहीं है कि आप सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और जहाज़ों को लेकर आएंगे, और आप ये ना समझिएगा कि हम भी सिर्फ अपना दिफा करेंगे, फिर हम भी वही कुछ करेंगे जो हमने प्लान किया हुआ है, और शायद आपके वहमो गुमान में ना हो कि हमने क्या प्लान किया हुआ है। तो आप अपनी रईस साहब को बचा लें, इसी में आफियत है, वरना जो आप अमेरिका के हलीफ बने हुए, अमेरिका पहले ही यानी हम इनको सरप्राइज देंगे, फिर इंशाल्लाह बहुत बड़ा देंगे जी। इस दफ़ा ज़्यादा बड़ा सरप्राइज होगा पहले वाले के मुकाबले में, क्योंकि उनको आइडिया नहीं है। तो ये वो समझता है अगर भारत के वो बहुत बड़ा मुल्क है, जो कि है ठीक है, लेकिन हम जानते हैं उनकी ट्रेनिंग कैसी है, हम जानते हैं उनके हथियार कैसे हैं, हम जानते हैं उनका दिल गुर्दा कितना है, और वो अगर हमारे लोगों को जानते हों कि जो कि मौत को तलाश करते हैं, शहादत के मतमन्नी हैं, कलमा हक बोलने वाले हैं, अपनी जान हर चीज़ पे अपने वतन पे निछावर करते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म पे निछावर करते हैं, तो ये तो उनको तो आइडिया नहीं है कि क्या होगा। पूरा कश्मीर उठ खड़ा होगा, मकबूजा कश्मीर, वहाँ से यहाँ से हम चलेंगे और आपस में हाथ मिलाएंगे वहाँ जाकर मकबूजा कश्मीर में। आप ज़रा करके देखिए, बिस्मिल्लाह करें, हम तो मुंतज़िर हैं इस बात के। जी अच्छा जरा सब आगे चलते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने एक बात बड़ी ठीक कही है कि जी भारतीय बयानात का मकसद जो आलमी बरादरी की तवज्जो है, मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं वो हटाना है, कि लोगों की तवज्जो हटे। क्योंकि कुछ दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की जो पेश करदा कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की करारदाद है वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई है, और जनरल असम्बली कमेटी इजलास में करारदाद को तमाम ममालिक ने बगैर वोटिंग के मंजूर भी किया था। ये कहीं उसी का तो नतीजा नज़र नहीं आ रहा? जी ये देखें, ये उसका पार्शल नतीजा तो ज़रूर है। एक मैंने आपको फैक्टर बताया कि जो उनको ज़ख़म लगे हैं, एक ये फैक्टर है जो आप कह रही हैं, और एक बहुत बड़ा फैक्टर और है, और वो है कि कौन कौन हमसे नाराज़ हैं। कि जो अफगानिस्तान की सिचुएशन हुई है, जो कुछ वहाँ पर है, उस पर कुछ लोग हमसे बहुत नाराज़ हैं और वो सबक सिखाना चाहते हैं। तो ये ना समझा जाए कि ये सिर्फ तो जो हटाने के लिए है, ये कुछ हो भी सकता है और इसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि बड़े भाईजान ने छोटे भाईजान को कहा है कि आप कुछ करें, हम आपके पुष्ट पर खड़े हैं, क्योंकि इनको सबक सिखाना ज़रूरी है। ये मेरा अंदाज़ा है, गलत हो सकता है, और पाकिस्तान को चाहिए कि इसको हल्का ना ले, इस पर पूरी तैयारी करे, और ये बहुत बड़ा मौका कुदरत फराहम करेगी अगर उन्होंने कोई ऐसी शरारत की, क्योंकि जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं वो तो 100% इनके खिलाफ हो चुके हैं। तो जब इंटरनल इतने वहाँ पर मौजूद है मवाद और उनके खिलाफ
जद्दोजहद करने वाले लोग मौजूद हैं, बिल्कुल तैयार हैं। तो ये तो बेहतरीन मौका होगा पाकिस्तान के लिए अपने सारे पुराने मामला सीधा करने का। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो इसको ये नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ कवर अप करने के लिए, इसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन हो सकती है। जी ठीक है। अच्छा जनरल साहब, अब जरा एक खबर सुनिएगा। भारत ने जो भारतीय पायलट है अभिनंदन, उसको तीसरा बड़ा फौजी एजाज़ दिया है। और भारतीय सरकार के मुताबिक, ये वैसे बड़ी फ़नी न्यूज़ है, भारतीय सरकार के मुताबिक एजाज़ देने की वजह ये है कि अभिनंदन ने पाकिस्तानी फ़ौजी तैयारा F-16 गिराया था। शायद भारत को आलमी सतह पर अपनी मेरे ख्याल से बेइज्जती करवाने का इतना शौक है, क्योंकि जनरल साहब पूरी दुनिया ने देखा था कि हुआ क्या था अभिनंदन के साथ, और बैनुल-अक़वामी मीडिया की जानिब से जो भारतीय दावा है हकीकत के बरक्स करार दिया गया था। क्या कहेंगे, ये किस तरह की हरकतें करते हैं? ये सिर्फ मीडिया, बैनुल-अक़वामी मीडिया नहीं मेरी बहन, ये जो F-16 बनाने वाला इदारा है, उन्होंने अपने गिनती करके, पूरी दुनिया के F-16 की गिनती करके पाकिस्तान समेत ये कहा था कि कोई F-16 मिसिंग नहीं है। तो वो तो मतलब ये कि वो इतना सिक्का बंद चीज़ है कि जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। मेरा ख्याल ये फिर दोबारा से इंटरनल पॉलिटिक्स का सवाल है, क्योंकि उनका मीडिया जो है, उन्होंने एक जादू नमा फ़ज़ा कायम कर रखी है अपने लोगों के लिए। आपने देखा कि किस तरीके से वो एक पूरी पिक्चर पेंटिंग करते हैं झूठ की बुनियाद पर, और तो उसी को वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर आपको पता है कि बातिल जो है वो फिर एक छनाके के साथ टूटता है, और मेरा ख्याल भारत उसी तरफ जा रहा है। ठीक है। अच्छा, ये भारतीय मीडिया ये भी कह रहा है जनरल साहब कि मोदी सरकार को जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उसमें खालिस्तान के लिए बड़ी तादाद में सिखों के हिस्सा लेने की इतलात दी गई थी, और उसके बाद नरेंद्र मोदी को मुतनाज़े कवानीन वापस लेने पड़े। ये सिर्फ एक पसपाई है, मुस्तकबिल में क्या नज़र आता है आपको? जी, ये बहुत बड़ी पसपाई है एक लिहाज से, और अगर मोदी साहब ये समझते हैं कि इनके ये इकदाम करने से वो लोग जो सिख जो इंडिपेंडेंस चाहते हैं वो पीछे हट जाएंगे, तो उनका मुतालबा तो देरीना है, बहुत मुहकम है, और इस वक्त वो बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल कर चुका है सिख कम्युनिटी में, और वो इस किस्म के मामला से पीछे कमी नहीं आएगी उसमें। ये तो उनके पास और कोई चारा था ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से निकले हुए थे फार्मर्स, आपको पता है, उसमें सिर्फ सिख नहीं थे, उसमें हिंदू भी थे और लोग भी थे। लेकिन ये जो अभी रेफरेंडम की बात हो रही है और जो दो उसके दौर हुए हैं, मेरा ख्याल वो आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। और अगर जो सिखों के दिल में जो दरार पड़ चुकी है, मेरा नहीं ख्याल इनके छोटे छोटे इम्कानात ये इक़दाम से वो उन पर कोई फ़र्क पड़ेगा। उसकी वजह ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ सिखों के साथ ये किया है, उन्होंने तमाम अक़लियतों के साथ किया है। तो सिखों ने अपना सबक सीखा है, उन्होंने देख लिया कि मकबूजा कश्मीर में क्या हुआ। वो रोज़ देखते हैं वो सारी वीडियोज़ आए दिन, जो मेन भारत में जो जब हिंदू इंतहा पसंद क्या करते हैं मुसलमानों के साथ और क्रिश्चियंस के साथ और दालित्स के साथ, और ख़ुद जो हिंदू सिविल सोसाइटी है, इंडियन जो सेन लोग हैं, जो बाशऊर लोग हैं, वो ख़ुद आपको पता है कितनी मुखालफत कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग उनको उठ के कह रहे हैं, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने बिल्कुल अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, और ये तमाम जो चीज़ें हैं उनके सामने आने वाली हैं। और अब ये आराम से जो ट्रस्ट एक दफ़ा टूट जाए, तो ऐसे जैसे शीशे में दरार पड़ जाए, वो दोबारा वो शीशा जो है उसको साबित नहीं बनाया जा सकता। जी सही। जरा सा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फ़ज़ा अकबर खान को दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।